Bismillahirrahmanirrahim. Today is our fourth lecture on poultry sciences. तो ये हमारा लेक्चर होगा पैरासिटिक डिजीजेस पे। इसमें ज़्यादा आपने लेक्चर काफ़ी ये लेंथी है, लेकिन इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं हम उन पे ज़्यादा तवज्जो दें, और जो थोड़े से पॉइंट जो हैं सब्जेक्टिव वाइज हैं या इंटरव्यू रिलेटेड हैं उनको हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है ना? मतलब उसकी डिटेल में ना भी जाएँ, जो ज़्यादा पॉइंट हैं, जो पेपर में रिपीट होते हैं, उनको हम ज़्यादा थोड़ा तवज्जो से पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर के अंदर फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आते हैं जी पैरासिटिक डिजीज़ेज़ ऑफ पोल्ट्री के ऊपर। अच्छा, पैरासिटिक डिजीज़ेज़ की इकोनॉमिक वेरिएबल मोर्टेलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं। जस्ट लाइक कोक्सीडियोसिस एक बीमारी है, इमेरिया की वजह से होती है। उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। चीज़ आ जाए तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। लाइस अगर बर्ड में आ जाए, अगर एक्सटर्नल पैरासाइट है और वो परिंदे का ब्लड सक कर रहा है, तो उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसको एनीमिया कहते हैं। लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, उसका ब्लड तो जो है वो पिक करी जा रहा है, जो भी न्यूट्रिशन जा रही है वो ले लेता है पैरासाइट। एक वजह ये बन जाती है, दूसरी ये भी बन जाती है कि अगर उसके ऊपर पैरासाइट्स होंगे, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो जो बर्ड है वो प्रॉपरली फीड इनटेक नहीं करेगा। वो तो आवाज़ार सा रहेगा ना कि ये क्या नई मुसीबत मेरे अंदर या बाहर आ गई है। लेयर होगी तो वो अपनी एक्टिव प्रोडक्शन है, जैसे स्पाइरोकिटोसिस, ल्यूकोसिस और पॉक्स। ये जो डिजीजेज हैं ये टिक्स एंड माइट्स की वजह से होती हैं आमतौर पे। ठीक है? टिक्स और माइट्स जो हैं जो बर्ड के ऊपर होंगे, एक्सटर्नल पैरासाइट बर्ड के जिस्म के ऊपर होंगे, ये को कैरी करते हैं और वो बर्ड के जिस्म के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंट पैरासाइट्स हैं, चाहे वो बर्ड के जिस्म के ऊपर हैं या अंदर हैं, तो टाइप बना के, इसलिए तो ये पैरासाइट्स काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस कॉज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें जानना ज़रूरी है डिफरेंट पैरासाइट्स के बारे में और उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके बारे में। तो उसमें आइएगा, पैरासाइट्स क्या होते हैं बेसिकली? पैरासाइट्स वो चीज़ होती है जो एक बर्ड के जिस्म पे एग्ज़िस्ट कर जाएगी और उससे न्यूट्रिशन अपनी लेती रहेगी, मतलब उस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, और बर्ड जो अपने ऊपर खा के कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, वो उसके जिस्म को नहीं लगेगी, बल्कि कोई और ऑर्गेनिज़्म उसके जिस्म के अंदर या बाहर कब्ज़ा कर लेगा, और वो सारी न्यूट्रिशन उसकी है जो डिपेंडेंट करती है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स दूसरे जानवर या जानदार से पूरी करने के लिए। तो पैरासाइट्स 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल, नंबर 2 इंटरनल, नंबर 3 ब्लड पैरासाइट्स, नंबर 4 प्रोटोजोआ। ठीक है? पहले हम एक्सटर्नल को देख लेते हैं कि एक्सटर्नल से मुराद जो बॉडी के बाहर होंगे। ठीक है? उसमें ये फ्लीस आ जाती हैं, लाइस आ जाती हैं, माइट्स आ जाती हैं और टिक्स आ जाती हैं। ये 4 किस्म के डिफरेंट जो हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। तो ये जानवर के जिस्म के ऊपर आ जाते हैं। ये सिर्फ़ पोल्ट्री में नहीं, ये दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स, उनकी बॉडी के ऊपर भी आते हैं। फ्लीस, लाइस, माइट्स एंड टिक्स। ठीक है? और ये इन एक्सटर्नल में आ जाते हैं। इंटरनल में फिर देखिएगा, ये वाला पार्ट, दूसरे नंबर पे इंटरनल आ गया। इंटरनल में मेजर आपको पता है, सिस्टोड्स आते हैं, ट्रीमाटोड्स आते हैं और नीमाटोड्स आते हैं। सिस्टोड को टेपवर्म भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी स्लाइड को देखिएगा। सिस्टोड को ट्रीमाटोड भी कहा जाता है।
ओ सॉरी, टेपवर्म्स भी कहा जाता है। और सिस्टोड के बाद होते हैं ट्रीमाटोड्स। ट्रीमाटोड्स को फ्लूक्स भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नीमाटोड। नीमाटोड को राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। और मशहूर जो राउंड वर्म है वो कौन सा है? अस्कैरस लुम्ब्रिकाइडस। अस्कैरस स्पीशीज। अस्कैरस लुम्ब्रिकाइडस ह्यूमन में हो जाता है, और अस्कैरस गैलाई जो है वो बर्ड के अंदर आ जाता है। क्योंकि बर्ड का जो नाम है वो क्या है, साइंटिफिक नाम? गैलीनेरम डोमेस्टिकस। तो गैलीनेरम तो गैली से रिलेटेड, ये जितने ये पैरासाइट्स हैं ना वो आमतौर पे गैली उसमें आएगा, GALLI। तो अस्कैरस का जैसे मैं बता रहा था कि राउंड वर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमंस में ये अस्कैरस लुम्ब्रिकोइडस कहलाता है, और बर्ड्स में ये अस्कैरस गैली कहलाता है। और ये इंटरनल पैरासाइट्स हो गए 3 टाइप के। इंटरनल देख एक्सटर्नल हमने देख लिए, इंटरनल देख लिए। उसके अलावा कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं, वो ब्लड में रहते हैं, जैसे कि माइक्रोफ्लेरिया और कुछ प्रोटोजोल पैरासाइट्स, जिसमें हिस्टोमोनास आता है। ये देखिएगा, माइक्रोफ्लेरिया ये हीमो पैरासाइट्स में आ जाते हैं। ठीक है। हीमो पैरासाइट्स या ब्लड पैरासाइट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन सा आएगा? माइक्रोफ्लेरिया या हिस्टोमिनास। और इधर ही डिवीजन चौथे नंबर पे ये प्रोटोजोअल में आ जाते हैं। तो प्रोटोजोअल, कुछ प्रोटोजोअल जो होंगे वो ब्लड में आ जाएंगे। 2 डिवीजन हो जाती है प्रोटोजोअल, नंबर 4th टाइप के की। तो जो ब्लड में आ जाएगा उसकी एग्जांपल हिस्टोमोनास है। और जो वैसे एज ए वेक्टर के तौर पे आएगा उसकी एग्जांपल प्लाज्मोडियम है। और इसके अलावा कोक्सीडिया भी है ये। ठीक है, ये चौथे नंबर वाला हमने देखा। प्रोटोजोआ की हमने आगे क्लासिफिकेशन देखी, जिसमें प्लाज्मोडियम, हिस्टोमोनास और कोक्सीडिया आ गया। ये 4 टाइप के हमने देख लिए पैरासाइट्स। वेक्टर्स को अगर आप एक अलहदा से गिन लें तो वो 5 टाइप भी आप कर सकते हैं कि वेक्टर्स अलहदा से जो है पैरासाइट्स के अंदर आता है। ठीक है, एक दफा फिर से मुख्तसर इसको रिपीट कर दूं। पैरासाइट्स की मेजर 4 इकसाम है: एक्सटर्नल, इंटरनल, हीमो और प्रोटोजोल। ठीक है। उसमें हमने एक्सटर्नल के अंदर देखे कि जो जिस्म के बाहर होते हैं उसमें फ्लीस, लाइस, माइट्स और टिक्स और मॉस्किटोज आ जाते हैं। ये नाम से ज़ाहिर है इनके नाम आपने सुने भी हुए हैं कि जिस्म के बाहर होते हैं। ये पहली टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप आ जाती है इंटरनल, जिस्म के अंदर। उसमें सिस्टोड, ट्रीमाटोड्स और नीमाटोड्स ये आ जाते हैं। थर्ड टाइप हो जाती है हीमोपैरासाइट्स, जो ब्लड के अंदर पैरासाइट्स होते हैं। उसमें माइक्रोफ्लेरिया, प्रोटोजोल और हिस्टोमोनास आ जाता है। हीमोपैरासाइट्स में माइक्रोफ्लेरिया, कुछ प्रोटोजोआ हैं जो हीमोपैरासाइट्स होते हैं, और हिस्टोमोनास आ जाता है। और नंबर 4 पे जो टाइप है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर हिस्टोमोनास, कोक्सीडिया और प्लाज्मोडियम आ जाता है। ठीक है, ये जो है हमने डिवीजन देख ली पैरासाइट्स की। इन पैरासाइट्स में से अगर हम सबसे पहले इंटरनल को देख लें, इंटरनल की जो है वो अहमियत भी ज्यादा है। ठीक है, ये देखें, ये पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये इंटेस्टाइन के अंदर ये नीमाटोड टाइप लग रहे हैं। नीमाटोड जो है आपको पता है राउंड होते हैं। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर राउंड वर्म्स हैं। ये देखिएगा, ये और भी डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स जो हैं एनिमल की बॉडी के अंदर दिखाए हुए हैं इस पिक्चर के अंदर। तो ये पैरासाइट ज़ाहिर बात है अपनी ग्रोथ के लिए जब खून को चूस लेंगे या न्यूट्रिएंट्स को चूस लेंगे, तो एनिमल तो जो है या बर्ड जो है वो ओवरऑल कमजोर हो जाएगा। अच्छा, इंटरनल पैरासाइट्स में आप देखिए मेजर जो पोल्ट्री में 4 ये ज्यादा मशहूर है। राउंड वर्म में अस्कैरस मशहूर है। फिर एक आ जाता है हेयर वर्म, उसका कैपिलेरिया कहते हैं। फिर सीकल के अंदर आ जाता है हेटेरेकिस। ठीक है। और टेबम में आ जाते हैं सिस्टोड्स। ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है अपना पोल्ट्री के पैरासाइट्स। इंटरनल की हम बात कर रहे हैं। राउंड वर्म में आ गया अस्कैरस, हेयर वर्म में आ गया कैपिलेरिया, सीकल के अंदर आ गया हेटीरेकिस, और टेबम में आ गया सिस्टोड। मजीद हम इसको आगे भी देखते हैं। ये देखिएगा,
सबसे पहले ये हम इसको देख लेते हैं इंटेस्टाइनल को। ये 1 2 3 4 ये 4 दिए हुए हैं ना, तो इसमें से हम 1 बाय 1 जो है वो देख लेते हैं। इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म को स्कैरिस कहा जाता है और ये इसका पूरा नाम है अस्कैडिया गिलाई और इसकी लोकेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डोमेस्टिक बर्ड। हम इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं फिलहाल और बर्ड के इंटरनल पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं और उनमें आगे हम इंटरनल पैरासाइट्स में राउंड वर्म की बात कर रहे हैं। उसमें हमने राउंड वर्म के अंदर देखा कि अस्कैडिया गिलाई नाम है जो अस्कैरस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और जो पिजन के अंदर होता है उसका क्या नाम है, अस्कार्डिया कोलम्बी। जो कबूतरों में होगा उसका ये नाम होगा। अब अगर एमसीक्यू में वो आपसे बर्ड्स के बारे में पूछे और वहां पे अस्कार्डिया गिलाई दिया हो तो आपने उसको नहीं पिक कर देना फौरन। आपको पता होना चाहिए कि पिजन्स के अंदर इसको एस्कार्डिया कोलम्बी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं सीकल वर्म्स के ऊपर, हेटेरैकिस। इसका नाम क्या है जी, हेटेरैकिस गैलेनाई। और ये कहाँ पे होता है, सीकम में, सीकम ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स में होता है। और हेटेरैकिस आइसोलांच चिकन और फिजियंस जो होते हैं उनमें जो स्पीशीज होती है उसका नाम है हेटेरैकिड इसोलांच। और डक्स और गीस में जो स्पीशीज होती है उसका नाम है हेटेरैकिस डिस्पार। मतलब कि हेटेरैकिस जो सीकल वर्म है, सीकल वर्म है तो सीका के अंदर ही होगा बर्ड के, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन आगे इसकी जो है वो 3 डिफरेंट नाम है, हेटेरैकिड्स गैलेनाई, हेटेरैकिड इसोलांच और हेटेरैकिस डिस्पार। और ये आप समझ लें कि होस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पीशीज बर्ड के अंदर भी होस्ट स्पेसिफिक है आगे कि फलां हेटेरैकिस सिर्फ उसी बर्ड के अंदर होगा। तो ये आपने बाद में देख लेने हैं स्लाइड में। तीसरे नंबर पे इंटरनल वर्म की बात करते हैं, हेयर वर्म की, कैपिलेरिया। ठीक है, कैपिलेरिया के आगे 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 कैपिलेरिया एनोलेटा, ये क्रॉप में होता है, क्रॉप ऑफ चिकन एंड टर्कीज। ठीक है, क्रॉप आपको पता है इसका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर जो फूड है वो स्टोर होती है बर्ड में, बर्ड के। तो ये वहां पे होता है हेयर वर्म कैपिलेरिया। और चिकन और टर्की में जो इसका नाम है वो है कैपिलेरिया एनुलेटा। और पिजन और डक्स में जो नाम है उसका नाम है कैपिलेरिया कोलम्बाई। और पिजन और डक्स में ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। 4 पॉइंट पे आइएगा, ट्रैकियल वर्म पे। ट्रैकियल वर्म का जो नाम है वो सेंगामस नाम है इसका। और ये ज़ाहिरी बात है कहाँ पे होगा, ट्रैकिया के अंदर ही होगा। सेंगेमस ट्रैकियाई, ये देखिए, ये चिकन और टर्की की जो है वो ट्रैकिया के अंदर होगा। तो इस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि बर्ड्स के अंदर जो है इंटरनल जो पैरासाइट्स होते हैं वो मेजर जो हैं वो 4 हैं। इंटेस्टाइनल हैं वो अस्कैडिया उनका नाम है और आगे उसकी सब स्पीशीज हैं। सीका के अंदर जो होते हैं उनका नाम है हेटेरैकिस और आगे उसकी फिर सब स्पीशीज हमने देखी। फिर हमने देखा हेयर वर्म कैपिलेरिया, और कैपिलेरिया की मजीद हमने आगे स्पीशीज देखी और उसकी लोकेशन देखी कि किस लोकेशन पे वो अटैक करती है बर्ड के। फिर हमने ट्रैकियल वर्म देखे सेंगामस को, और उसमें हमने देखा कि वो किस जगह पे होते हैं और किन बर्ड्स में होते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी थेरापी कैसे होती है, इनको कंट्रोल कैसे करना है। इनकी स्पीशीज के नाम और वो सारी चीजें तो हमने देख ली। तो अब जो इतनी मुश्किल से नाम और मुश्किल सी चीजें हैं उनको कंट्रोल करना भी तो देखना चाहिए कि यार ये मुसीबत से जान कैसे छुड़ाएं। तो जो राउंड वर्म होते हैं उनके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है जी पिपराजीन, पिपराजीन कंपाउंड। ठीक है जी। और इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज हो सकती है, फिनोथायाजीन भी यूज हो सकती है,
टेट्रा क्लोरोएथिलीन भी यूज हो सकती है, थायोबेंडाजोल एसीटेट भी यूज हो सकती है, और ब्यूटाइल एंड फिनाइल डाइथियोकार्बामेट भी यूज हो सकती है। ये जो है राउंड वर्म्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं, जिनमें पिपराजिन ज्यादा अहम है। पिपराजिन का आपने याद रखना है कि ये राउंड वर्म के अगेंस्ट यूज होती है। इसके अलावा जो बाकी नाम आपको बताए हैं नीचे, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी राउंड वर्म्स को कंट्रोल करती हैं। यहाँ नामों से आपने इन्हें याद कर लेना है कि आपको पता चल जाए कि ये जो ड्रग्स हैं वो बर्ड्स के अंदर एज ए एंटी पैरासिटिक ड्रग्स यूज होती हैं। राउंड वर्म के अंदर देख लिया हमने स्पेसिफिक थेरापी। उसके बाद सीकल वर्म की देखिए, जो हमने दूसरे नंबर पे डिस्कस किया था, सीकल। सीकल की लिए जो है वो है जी फिनोथायाजीन। ठीक है, यूज 3 टाइप की होती है, फिनोथायाजीन भी यूज होती है, टेट्रामिसोल एसीटेट भी यूज होती है, और डाई एन ब्यूटाइल टिन डाइलोरेट भी यूज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम देखें ड्रग स्पेसिफिक कौन सी है जी, फिनोथायाजीन है। जैसे पीछे हमने राउंड वर्म में देखा कौन सी थी, पिपराजीन, और सीकल वर्म के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है फिनोथायाजीन। उसके बाद अगले पैरासाइट्स की इंटरनल की बात कर लेते हैं, हेयर वर्म की। ठीक है, इसमें फिनोथायाजीन यूज होती है, हैग्रोमाइसिन यूज होती है, और मेथेरिडीन यूज होती है। इन तीनों के नाम आपने याद रखने हैं, ये तीनों यूज होती हैं। और वो अगर चौथा नाम अपनी तरफ से डाल दे एमसीक्यू में तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे कि ये वाला नहीं यूज होता हेयर वर्म्स के अंदर। बाकी ये तीनों यूज होती हैं, फिनोथायाजीन, हाइग्रोमाइसिन और मेथ्रेडीन। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ट्रैकियल वर्म, जो फोर्थ हमने देखे थे, 4 टाइप के हमने वर्म्स देखे हैं ना। इसमें अगर स्पेसिफिक थेरापी की बात कर लें, अगर किसी बर्ड को प्रॉब्लम है, तो ट्रैकिया का प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में आप टिंचर आयोडीन 1:9 की रेशो से पानी के अंदर बना के दे सकते हैं बर्ड को, या लुगाल सोल्यूशन दे सकते हैं 1:5 रेशो में। ठीक है, और जो लुगाल सोल्यूशन है उसका ग्लिसरीन में मिला के स्प्रे किया जाएगा नेजल ओपनिंग पे। ये हो गया इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, कोई फैंसी बर्ड वगैरह रखा हुआ है और उसका आपने ट्रीटमेंट करना है। और ट्रैकियल वर्म है, तो ट्रैकिया जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा होगा, लंग्स में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप कोई चीज जो देंगे उसको नेजल के थ्रू, तो रेस्पिरेशन के थ्रू अंदर जाएगी, तो वो उसके वर्म्स पे इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर जो है बड़ा फार्म है, तो उसके लिए हम 2 तरीकाकार यूज करते हैं। एक, हम बेरियम एंटीमोनी टार्ट्रेट यूज कर सकते हैं डस्टिंग के जरिए। डस्टिंग ये है कि जैसे डस्ट डस्टिंग घर में आमतौर पे कहते हैं कि टेबल पे अगर कोई डस्ट पड़ा है उसको साफ करना, या कपड़ा मार दो उस पे तो वो उड़ती है हवा में जिस तरह, तो इस तरह डस्टिंग की जाती है फार्म के अंदर बेरियम एंटीमोनी टार्ट्रेट की। और वो बर्ड जो होते हैं वो उसको इनहेल करते हैं, तो वो जो इनके पैरासाइट्स हैं उन पे इफेक्ट कर जाती है। दूसरा तरीका, फीड के अंदर डाल के दिए जा सकती है मेडिसिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्ड्स में आमतौर पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जो बड़े फार्म होते हैं, जो उनकी मेडिसिन होती है या तो वो उनकी फीड में डाल दी जाती है या उनके पानी में डाल दी जाती है। जो पूरी बड़ी पानी की टंकी होती है 500 लीटर या 1000 लीटर की, उसमें मेडिसिन डाल दी जाती है। वो जब पानी सर्कुलेट करता है पाइप्स के अंदर और जहाँ से उन्होंने ड्रिंकर के जरिए पीना होता है, वहां से मेडिसिन बर्ड्स में चली जाती है। और एक तरीकाकार ये डस्टिंग वाला भी होता है। आप फार्म में स्प्रे टाइप कर देते हैं, फ्यूमिगेशन टाइप कर देते हैं, और बर्ड जो है वो सांस लेते हैं। तो वो, और सबसे बेहतरीन वैसे जो तरीकाकार है ना, जो बाहर के ममालिक में समझा जाता है, वो डस्टिंग का तरीकाकार, वैक्सीन के अंदर भी नेजल वाला, क्योंकि सांस तो लेने ही लेना है हर परिंदे ने। ये हो सकता है वो फीड ना खाए लेकिन पानी पी ले, लेकिन ये भी चांस है कि बर्ड जो है वो पानी भी ना पिए, जो बहुत ही लेथर्जिक बर्ड है, लेकिन सांस तो लेना ही है ना। सिर्फ सांस वो परिंदा नहीं ले रहा होगा जो डेड हो चुका है, बाकी तो जिस मर्जी कंडीशन में बर्ड प्रेजेंट है उसने सांस लेना लेना है। तो ये एक अच्छा तरीका है ट्रीटमेंट करने का फार्म्स के अंदर। और ये वाली जो है नीचे जो साल्ट लिखे हैं, ये हम फीड में डाल के दे सकते हैं। तो हमने ये चारों जो वर्म्स थे
उनकी प्रिवेंशन भी देख ली कि हम उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस कौन सी यूज होती हैं जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं। अच्छा, पैरासाइट्स इंटरनल की जब बात कर रहे हैं तो एक पैरासाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। इसमें से पोल्ट्री के हवाले से जब भी पोल्ट्री वाला एमसीक्यू बनाने बैठता है तो उसके ज़हन में कोक्सीडिया लाज़मी आती है, कोक्सीडियोसिस। और उसमें जो पॉइंट्स उसके आमतौर पे ज़हन में आते हैं वो ये होते हैं कि ये होता किसकी वजह से है? इमेरिया की वजह से। इमेरिया की स्पीशीज़ कितनी है? चिकन में 9 है, टर्कीज़ में 7 है। ठीक है? और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? इन्फेक्टेड ड्रॉपिंग के ज़रिए। और उन ड्रॉपिंग्स के अंदर क्या होते हैं? oocytes। ये जो चारों पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी अहम है पोल्ट्री के अंदर कि कोक्सीडिया जो है वो इमेरिया की वजह से होती है। इमेरिया की आगे 9 टाइप्स होती हैं चिकन के अंदर और 7 टाइप्स होती हैं टर्कीज़ के अंदर। और ये जो है ट्रांसमिट करता है एक बर्ड से दूसरे के अंदर कैसे? इन्फेक्टेड ड्रॉपिंग्स के ज़रिए। और उसमें oocytes होते हैं उन ड्रॉपिंग्स में, वो इन्हेल होते हैं, वो oocytes अंदर जाके फिर सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है उसकी मैच्योरेशन का और अंदर वो अडल्ट इमेरि जो है इमेरिया बन जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि स्पीशीज़ होती कौन-कौन सी है इमेरिया की। इमेरिया टिनेला, इमेरिया निकाट्रिक्स, बर्निटी, मैक्सिमा, एसरवुलिना, मीवाती, पैराकॉक्स, माइटस, हैगानी। ये जी 9 टाइप्स हैं चिकन के अंदर। ये आपने याद रखनी है लाज़मी तौर पे। पेपर के हवाले से तो नहीं लेकिन इंटरव्यू के हवाले से अहम है, जहाँ पे वो आपकी ये चेक करेंगे कि बंदे की याददाश्त कितनी है, कितनी चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकता है, तो वो आपसे 9 के नाम पूछ लेते हैं। कम से कम 9 में से 7-8 तो आप उनको बताएँ ना सैटिस्फाई करने के लिए। ये ना हो कि सिर्फ़ हमें टेनेला और निकाट्रिक्स का बता दें, जो ज़्यादा हम पढ़ते हैं। ये सारे आपने याद करने हैं। इमेरिया टिनेला, निकाट्रिक्स, परनेटी, मैक्सिमा, एसरवुलिना, मीवाटी, पैराकॉक्स, माइटस और हेगानी। ठीक है? ये इमेरिया की डिफरेंट स्पीशीज़ है। उसके बाद अगर इमेरिया टिनेला की बात कर लें, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब में। उसकी वजह ये है कि ये सिकल कॉक्सिडियोसिस करता है। ये बर्ड के नीचे पिक में देखिएगा ये सीका हैं, जिनके अंदर ब्लड आ गया है। ये ये वाली ज़्यादा क्लियर है, ये देखिएगा। वैसे सीका तो छोटे-छोटे होते हैं ऐसे, ठीक है? लेकिन चूँकि ब्लड आ गया उनके अंदर, तो वो इस तरह बड़े हो गए हैं। ये सीका जो है आपको पता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है बर्ड के अंदर। तो ये इमेरिया या कॉक्सी जब हो जाए तो बर्ड के अंदर जो है ब्लडी ड्रॉपिंग्स नज़र आती हैं। परिंदा जब ड्रॉपिंग करता है, तो वो ब्लडी होती हैं, उसमें ब्लड टिंज होता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये इस फार्म के अंदर कॉक्सी आ रही है। पॉसिबल काज़, वैसे इंट्राइटस और कुछ और वर्म्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादा हमारा फौरी तौर पे दिमाग कहाँ जाता है कि इमेरिया का प्रॉब्लम आया है। और कुछ जो मोर्टेलिटी होगी उसको खोल के देखेंगे और उसमें अगर ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है बाकी पार्ट में, तो ज़हन जाता है कि इमेरिया की किसी और टाइप की वजह से है, इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस है। लेकिन अगर सीका के अंदर ब्लड बढ़ा हो, इस तरह जैसे तस्वीर में भरा हुआ है, तो आप डेफ़िनेटली आपको पता चल जाता है ये इमेरिया टिनेला की वजह से है और सीका के अंदर ब्लड जो है वो भरा हुआ है, ठीक है? ये ऊपर वाला पॉइंट्स तो बस देख लीजिएगा, ये वही तफ़सील होगी जो मैंने आपको बताई है। ये वही वाली बात पिछले वाली इमेरिया की, टिनेला की, ठीक है? इमेरिया टिनेला की वजह से जो कॉक्सी होती है उसको सीक्वल कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। ये देखिए एक सीका ये बंद है, एक सीका उसने खोल के दिखाया हुआ है, नीचे वाला, कि उसके अंदर ब्लड कैसे मौजूद है। ये ब्लड जो है वो थिन फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है और थिक फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साइन्स क्या हैं? ब्लडी फीसिस, पेल कोम्ब, रफल्ड फीदर, लैक ऑफ एपेटाइट और कोगुलेटेड ब्लड इन सीका। ये डिफरेंट जो हैं वो अलामात हैं कोक्सीडियोसिस की।
सीकल कॉक्सिडियोसिस की बर्ड के अंदर। ज़ाहिर-सी बात है, हाई मोर्टेलिटी है, एनीमिया हो जाता है बर्ड को, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और ब्लडी फीसेस तो आने हैं जब इंटेस्टाइन से गुज़रना है ना फीड ने, जो डाइजेस्ट हो रही है, तो जब एक पार्ट मुतासिर है, तो जो वो गुज़रते हुए बाहर निकलेगी, तो उसमें ब्लड होगा। और पेल कोम्स कोम्स जो हैं वो जो हैं पेल हो जाएँगी क्योंकि ब्लड की कमी है। रफ़ल्ड फीदर हो जाएँगे, बिखरे हुए और जो है अनपैरेलल टाइप। और बर्ड को भूख कम लगेगी और ब्लड अगर उसको ओपन करके देखेंगे, तो सीका के अंदर ब्लड होगा। ठीक है? ये तो डिफरेंट इसके साइन्स हो गए, लेकिन ज़्यादा आपने याद रखना है कि सिकल कॉक्सिडियोसिस होती किसकी वजह से है? अमेरिया टेनिला की वजह से। और इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस की तरफ आ जाते हैं। ये पिक में देखिएगा, ये इंटेस्टाइन दिखाई हुई है बर्ड की और उसको यहाँ से इसने ओपन करके दिखाया हुआ है। ये वाली भी ओपन करके दिखाई हुई है, 2 डिफरेंट टाइप। इस तरह मतलब साइन हो सकते हैं और ये आम तौर पे इमेरिया, एसरवुलिना, ब्रूनेटी और नेकाट्रिक्स, ये इन चारों की वजह से हो सकती है वैसे आम तौर पे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो नेकाट्रिक्स की वजह से होती है। ये देखें, ये नाम यहाँ लिखा भी होगा, इमेरिया नेकाट्रिक्स, ठीक है? साइन वही साइन, लॉस ऑफ वेट, श्रेवल्ड कॉर्म्स, ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन और पेल शैंक्स जनरल साइंस हैं, ब्लड की कमी की वजह से जो होने हैं। तो जो इनकी वजह से होती हैं, इन 4 की वजह से उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस। और उसमें इस तरह इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड बाहर जाता है, जैसा कि पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। आगे चलिएगा, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाइजीनिक डिस्पोजेबल किया जाए डेड बर्ड का। ये जो हैं ऊपर वाले ये बायोसिक्योरिटी के हवाले से पॉइंट बताए गए हैं कि अमेरिया को कंट्रोल कैसे करना है। इन्फेक्टेड लिटर को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये ना हो कि आपको पता चल गया कि ये तो मतलब आ गया है हमारे प्रॉब्लम फार्म में कोक्सीडियोसिस का इलाज आप करते रहें, लेकिन जो लिटर है इसका लिटर के अंदर ओसाइट्स वगैरह मौजूद रहें, जैसे हमने पढ़ा कि ड्रॉपिंग्स के अंदर ओसाइट्स होते हैं, तो वो तो मसला बना रहेगा जब तक आप कास को रिमूव नहीं करेंगे। तो हाइजीनिक मेजर्स आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा जो है वो हाउस का जो है वो डिसइंफेक्शन करनी है। डिसइंफेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर सकते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं और उनके साथ दूसरे और भी केमिकल मिला सकते हैं जो डिसइंफेक्शन काज़ करेंगे। और ये जनरल पॉइंट है, वेंटिलेशन को आप बेहतर करें, हाइजीनिक मेजर्स को आप बेहतर करें, पीएच को डिक्रीज़ करें ताकि जो है आरएच को जो है वो डिक्रीज़ करें और गुड वेंटिलेशन करें, डिक्रीज़ दी आरएच। आरएच का मुझे नहीं अभी ज़हन में ये क्या मुराद है आरएच से, लेकिन वेंटिलेशन को आपने इसमें बेहतर करना होता है, क्योंकि जो है अगर वेंटिलेशन नहीं बेहतर तो ये ये जो इसके स्पोर्स हैं उनको मौका मिल जाता है फार्म के अंदर, लिटर के अंदर, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो रही प्रॉपर्ली, तो ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं जो इसके स्पोर्स हैं, जो जो लिटर मटीरियल है उसके अंदर, ठीक है। डिक्रीज़ द रिलेटिव नमी और जो है उसको कम करना है और वेंटिलेशन को बेहतर करना है। ये तो हो गए जनरल पॉइंट इसकी मतलब कंट्रोल करने के लिए, हाइजीनिक मेजर्स के लिए। और ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है? हम कॉक्सीडिसाइडल, एंटी कॉक्सीडिसाइडल यूज़ कर सकते हैं। उसमें आम तौर पे 2 टाइप की ड्रग पेट्रोलियम ड्रग यूज़ करते हैं, सल्फा या एम्प्रोलियम। ये देखिए, 3 से 5 दिन के लिए आपने एंटीकॉक्सिडियल यूज़ करना है। कौन-कौन सी ड्रग्स हैं? सल्फोनामाइड्स, एम्प्रोलियम, डिक्लाज़ोराइड, टॉल्ट्राज़ोरिल, ये बाकी भी लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 3 ड्रग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो चलती हैं। वो है जी, एक सल्फोनामाइड्स, एम्प्रोलियम और टॉल्ट्राज़ोरिल। ज़्यादा प्रिपरेशन मौजूद भी इन 3 ड्रग्स की हैं मार्केट में। अच्छा, इसमें बस एक अहम पॉइंट आपने याद रखना है कि
जहाँ सल्फा ड्रग जब यूज़ होती हैं, सल्फा ड्रग्स हैं भी सस्ती, तो सिर्फ़ सल्फा ड्रग्स को हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, हम एम्प्रोलियम और बाकी ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं? सल्फा ड्रग्स जो होती हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। सल्फर ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक होती है। अगर आप बर्ड को खोलें, उसको कॉक्सीडिया है और साथ में बर्ड को किडनी प्रॉब्लम भी है, नेफ्रोसिस हुई है। उस फॉर्म में आप एम्प्रोलियम यूज़ करेंगे या टॉल्ट्राज़ोरिल यूज़ करेंगे, ठीक है? ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये लिख भी लें चाहे कहीं पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। या कोक्सीडिया अगर किसी फॉर्म में आ गया, आपने ब्लड को ओपन किया, आपको पता लग गया कि इंटेस्टाइन में या सीका में ब्लड है और साथ में आपने देखा कि उसकी किडनी स्वोलन है, तो आपने फिर सल्फा नहीं यूज़ करनी, फिर आपने